Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The concept of transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of some sales taxes. सेल्स टैक्स यहाँ मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, ये आपको पता है एक इनपुट टैक्स होता है, एक आउटपुट टैक्स होता है, ठीक है भाई। एक इनपुट टैक्स है और एक आउटपुट टैक्स है, एक पे रिसीवेबल बनता है, एक पे पेएबल बनता है। अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया तो टैक्स में लिखा हुआ है कि इतने दिनों के अंदर जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो भी वापस लेने के लिए कुछ इनसाइडर डीलिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज सरकार के अकाउंट में पैसे जाके पाकिस्तान में वापस आना नामुमकिन है। इसलिए तो बच्चे को पढ़ाओ टैक्स का रिफंड हो रहा था वो हंसता है। हाँ, बाहर के मुल्कों में जो गोरा पढ़ रहा होगा सीए वो इस पे नहीं हंसेगा, उसे नजर आ रहा होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वापस करती है, ठीक है भाई। The consideration promised in a contract with a customer may include fixed amount, variable amount or both. फिक्स अमाउंट से आप यूज टू हैं, आपको पता है कि यार सेलिंग प्राइस तो पहले ही एग्री की जाती है, ये वेरिएबल कैसे हो सकती है अभी देखिएगा। An entity shall consider the terms of the contract and its customary business practices to determine the nature, timing and amount of consideration promised by a customer affect the estimate of transaction price. When determining the transaction price, an entity must consider the effect of all of the following. अब भाई सुन लीजिएगा, रियल लाइफ की ट्रांजैक्शन प्राइस आपसे डिटरमिन नहीं करवाएगा, आपको बता रहा है कि ट्रांजैक्शन प्राइस एग्री करते हुए ये चीज़ें होती हैं। याद रखना, ट्रांजैक्शन प्राइस एग्री करना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है, ये मार्केटिंग वालों का काम है, सेल्स टीम का, और आप सेल्स टीम के हेड नहीं, आप उससे भी बड़े हेड हैं। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिकली ये आप डिटरमिन नहीं करते। जैसे जिन बच्चों ने कॉस्ट पढ़ ली है, ओवर टाइम वगैरह की कैलकुलेशन आप करते हैं, ओवर टाइम की ज़रूरत है या नहीं ये आप नहीं देखते, आइडल टाइम की कैलकुलेशन आप नहीं करते, बोनस की स्ट्रेटजी आप बनाते हैं, बोनस की कैलकुलेशन आप नहीं करते, एबीसी के कॉस्ट ड्राइवर आप आइडेंटिफाई नहीं करते। कॉस्ट ड्राइवर तो उस लाइन का जो हेड है वो बताएगा कि कौन सी एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइव कर रही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो नंबर्स का एक्सपर्ट है। हाँ, जब मैं ये कहता हूँ ना आप बिजनेस रन करना सीख रहे हैं तो आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे सीख रहे हैं। बच्चा अपने आप को हमेशा मुंशी समझता है, कहता है मैं तो ऑपरेशनल लेवल पे बैठा हूँ। और भाई तुम ऑपरेशनल लेवल के नहीं हो, तुम टैक्टिकल लेवल के भी नहीं हो, किस लेवल के हो? स्ट्रेटेजिक लेवल के हो। यार अपना मुकाम समझो, तुमने बीओडी के साथ बैठ के बातें करनी है, हाँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में तुमने गरीबों के साथ बैठ के खाना खाना है ताकि अपनी औकात में रहें। वरना बीओडी के साथ बैठेंगे तो गर्दन में सरिया आ जाएगा, शाम में माड़े बंदे के साथ बैठ के खाना खाओगे तो अपनी औकात हमें याद रहेगी कि हम मजदूरों की औलाद है, ठीक है भाई। चलो, वेरिएबल कंसिडरेशन क्या आए जी, वेरिएबल कंसिडरेशन वन बाय वन पढ़ेंगे। इफ द कंसिडरेशन प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ वेरिएबल अमाउंट, डिस्काउंट, रिफंड, प्राइस कंसेशन, परफॉर्मेंस बोनस और सारा कुछ ही डाल दिया। कहता है हर वो चीज जो एग्रीड चीज को वेरी करवा दे वो क्या हो सकती है? डिस्काउंट सिखा दिया था मारिया और ज़हरा, रिफंड सिखा दिया है, रिफंड लायबिलिटी क्रिएट नहीं की सेल और रिटर्न में, प्राइस कंसेशन सिखा दिया है जो ट्रांजैक्शन प्राइस में डिस्काउंट का एलिमेंट होता है, स्टैंड अलोन का टोटल ज़्यादा होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस कम होती है, परफॉर्मेंस बोनस और अब सिखाने लगा। तो थोड़ा सा वेट करना, सारा स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ से आपको पास करवाना है इंशाल्लाह, इसलिए टाइम इसका लिए रखा हुआ है। An entity shall estimate the amount of consideration to which the entity will be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a. Their promised consideration can also vary if an entity's entitlement to the consideration is contingent on the occurrence or non-occurrence of a future event. याद रखना, इसी इवेंट की वजह से बोनस या पेनल्टी मिलता है। आजकल फोक का ज़माना चल रहा है, ठीक है। आमतौर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने पिछले 10-15 साल में नहीं देखा कि जनवरी के एंड में फोक हो रही हो। ये टाइम हुआ करता था कोई 22 दिसंबर से 3-4 जनवरी तक, उसके बाद बारिशें होती थी और 15 जनवरी के बाद मौसम खुलना शुरू हो जाता था। अब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ और उसमें कंडीशन लिखी हुई है
कि 15 जनवरी तक फाइनल देना है और वो अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से ना दे सका तो क्या पड़ेगी? पेनल्टी पड़ेगी, पेनल्टी पड़ेगी। अच्छा, सीजन ये कॉफी का, सूप का 15 जनवरी तक होता है, इस दफा ये सीजन क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया है। इसका मतलब इस लाइन वालों को क्या मिल रहा होगा? बोनस मिल रहा होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। और ज़्यादातर ये जो बोनस या पेनल्टी वगैरह होती है ये नेचुरल फैक्टर्स से होती हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पेकुलेशन होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये अल्लाह पाक निज़ाम चला रहे होते हैं। जिसका जो सीज़न होता है अल्लाह पाक उसका वो सीज़न लगवा देते हैं, उसके बाद सीज़न बंद करवा देते हैं। क्योंकि अगर मौसम चारों ना आए तो चारों सीज़न ना लगे, और हर एक का कारोबार किसी एक सीज़न से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो इस्लाम प्रमोट करता है बिजनेस को कि हर कोई इस चेन में कहीं ना कहीं जाके साल में से अपने बच्चों का रिजक ले जाए। वो अल्लाह माफ़ करे, इंटरेस्ट ने आके सारे कारोबार को, सारे बिजनेसेस को फ्लॉप किया हुआ है। आगे कहाँ था ये? फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट वॉज सोल्ड विद अ राइट ऑफ रिटर्न और अ फिक्स अमाउंट इज प्रोमिस्ड एज अ परफॉर्मेंस बोनस ऑन अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड माइलस्टोन। पहला एरिया करवा चुका हूँ, राइट ऑफ रिटर्न। कहाँ करवाया था? साला आपने तो करवाया था सेल और रिटर्न बेसिस। तो भाई जब सेल और रिटर्न बेसिस है तो मैं वापस लेने के लिए अगर तैयार हूं तो किसी के पास राइट है वापस करने का। लिखो सेल और रिटर्न का दूसरे एस्पेक्ट से कह रहे हैं, कस्टमर के एस्पेक्ट से। कितने खुश नसीब है ना तेरे इन लॉस। 3-3 गज में तेरा सूट तैयार हो जाएगा चौड़ाई में। लो 3 गज में सूट तैयार हो जाएगा, आधी खर्चा होगा उनका, यहाँ मसले पड़ेंगे। नहीं, वेट लॉस नहीं करना, हमने उनसे सूट नहीं लेना है, थोड़ी सी अपनी हया लेके आए वापस। ये भी कोई बात है, वेट लॉस करके लूंगा उन्हीं से। क्या फिर मैंने तुम्हारी तरबियत की 2 सालों में, अगर तुम अभी तक इस बात पे नहीं पहुंचे तो कमाल हो गया यार। इंसान का अंदर जो है ना वो कभी ना कभी तो बाहर आता ही है। ये नहीं कहा नहीं सर साहब मेरे लिए ऐसी सोच ना रखें। वो कह रहा मैं वेट लूज कर लूंगा ताकि उनका खर्चा कम हो, लेकिन करवाऊंगा उन्हीं का। अब बता क्या इरादा? हाँ, अपना भी खर्चा कम ही होगा, फिर सही है, ये सोच सही है। आ गया भाई। An entity shall estimate an amount of variable consideration by using either expected value। ये तो कभी भी नहीं बताया अंसारी। कहाँ सिखाया? IS 37 में। गुड बेटा। और मोस्ट लाइकली आउटकम ये भी सिखाया है। और 37 कहते हैं मोस्ट लाइकली पे जाओ, अगर फंस जाओ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पे जाओ। सिखाया हुआ है। आगे आओ। डिपेंडिंग ऑन विच मेथड द एंटिटी एक्सपेक्ट टू बेटर प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच इट विल बी। तो 37 ये कहता है मोस्ट लाइकली पे जाओ, यहाँ ये नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा है एंटिटी जो एक्सपेक्ट करे बेटर है उस पे चले जाओ। अब ये तुम सॉल्व करके दो। थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल तुम सॉल्व करके दोगे।
जी भाई हो गया क्या कह रहा है? तैयब कंपनी एंटर्स इनटू, एसी खोल दे यार, मौसम बदल गया। तैयब कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑयल रिग फॉर ₹100 मिलियन। ऑयल रिग क्या होता है? जिससे मशीन से तेल निकालते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल, उसे ऑयल रिग कहते हैं। कहीं पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया था, 1037 में एग्जाम्पल थी ऑयल रिग की, जिसमें हमने दो तरह से डिसमेंटलिंग करनी होती है, एक ऑयल रिग की और एक उस वेस्ट की जो ऑयल के साथ बाहर आता है। अगर ऑयल रिग लगा लिया और तेल नहीं निकला तो एक मेरे ऊपर प्रोविजन पड़ेगी किसकी? ऑयल रिग की डिसमेंटलिंग की। और अगर ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर लिया तो दो प्रोविजंस होंगे। इतना क्विकली आपको जब पहुंचना आ जाएगा तो आप रेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कहीं पे भी बैठ के कहेंगे और क्लास लगाते हैं। समझ गए? तो हिम्मत करनी है। इफ द ऑयल रिग इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम देयर विल बी 20 मिलियन पेनल्टी। ठीक है, डील कितने किया और पेनल्टी? Tayyab company has built similar oil rigs before and there is 90% chance that the oil rig will be completed on। अब बताएं जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू पे चलूं या मोस्ट लाइकली पे? अब मोस्ट लाइकली क्या कह रही है कि पेनल्टी का चांस सिर्फ 10% है। अब बताओ 100 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। 100 भी हो सकता है, 80 भी। मोस्ट लाइकली क्या है? 100। तो कितने पे बुक करूंगा? 100 पे बुक करूंगा। आए जी, देर आर टू पॉसिबल आउटकम, 100 मिलियन इफ कंप्लीटेड ऑन टाइम और 80 मिलियन इफ नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। द मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड बेटर प्रिडिक्ट द अमाउंट of consideration due to significant 90% chance that the oil rig will be completed on time. The transaction price should be 100 million. क्लियर है? इसका मतलब फिर ये भी हो गया अंसारी साहब, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे अब हम सोएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप थ्योरी पढ़ के फारिग होंगे आप क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर मैं सोया हुआ तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जाग गए, जागते रहना, हम पे ना रहना। चलो करो। An entity enter into a contract with a customer to build an asset for 1 million. In addition, the terms of the contract include a penalty of 1 lakh if the construction is not completed within 3 months of a date specified in the। कितनी penalty होगी? Using the expected value approach, यही 37 में कहा था, expected value या तो कहेगा यूज करो या दोनों चांस एक दूसरे के करीब करीब होंगे। जैसे 60-40 में मोस्ट लाइकली ना लेके जाना, 70-75 से ऊपर हो तो मोस्ट लाइकली लेके जाना, इससे नीचे हो तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू करना। यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस इफ देयर इज 40% चांस ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम एंड 60% चांस दैट देयर वुड बी डिले ऑफ 3 to 5 days। जी भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जी टाइम पे कंप्लीट होने का चांस कितना है? अगर ये है तो मुझे 10 लाख पूरा मिलेगा, लगाएं 40%, 4 लाख भाई, 4 लाख। अब भाई दूसरा कितना है? पेनल्टी कितनी है? 1 लाख। तो कितना मिलेगा? इसका चांस कितना बना? 5,40,000 जमा कर दें, 9 लाख। तो इतने पे रेवेन्यू बुक कर लूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। आता है आपको? क्योंकि 37 में ये चीजें करवा चुका हूं आपको। अब ये छोटी छोटी चीजें क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि छोटी चीजें मिलकर पास पेपर बन जाएगा। क्या कहा? छोटी चीजें मिलकर पास पेपर बन जाएगा। जी भाई 9,40,000 हमने ये तरीका अडॉप्ट किया, ये आपने नहीं सोचना। आंसर सेम आता है मैथमेटिकली, आपको पता है एक फिगर पे कई तरीके से पहुंचा जा सकता है। सिंपल जो हमने किया है एक्सपेक्टेड वैल्यू 9,40,000। हाँ जी जल्दी से कर दें, सिखा चुका हूं। सेल ऑन रिटर्न बेसिस है, जल्दी करें शाबाश।
जी भाई हो गया सॉल्व। एक एंटिटी ने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं? 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। कब किए हैं? 31/12/7। ईच कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है द सेल ऑफ 1 प्रोडक्ट फॉर ₹100। इसका मतलब कितने प्रोडक्ट हुए? 100। हर कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोडक्ट देना है ना, तो इसका मतलब 100 हो गए। और प्राइस कितनी है? बोले भाई 100। तो कितने की डील हुई टोटल? 10,000 की। कैश इज रिसीव्ड एंड कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रांसफर द एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस। और हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिटर्न भी है, ऑरल भी है, इम्प्लाइड भी है, कस्टमरी प्रैक्टिस भी है। कस्टमरी प्रैक्टिस क्या है? इज टू अलाउ अ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज्ड प्रोडक्ट विद इन 30 days एंड रिसीव अ, सिखा चुका हूं। इसका मतलब कितनी रिटर्न कर सकता है? हर कस्टमर रिटर्न कर सकता है। ये देखें, टू रिटर्न एनी अनयूज्ड। द एंटिटीज कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज, तो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है, ये 100 सेलिंग प्राइस है। यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड द एंटिटी एस्टिमेट दैट 97 प्रोडक्ट विल नॉट बी, तो फिर रिटर्न कितने होंगे? 3। अगर 3 से कम हुए तो सेल्स बढ़ा दूंगा, 3 से ज्यादा हुए तो सेल्स कम कर दूंगा। भाई सिखा चुका। आए, द एंटिटी एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट विल बी, यानी दोबारा आने की कोई सेल रिटर्न की कॉस्ट नहीं है कि हमें दोबारा से कोई कैरिंग कॉस्ट वगैरह इनकर करनी पड़ेगी। एंड एक्सपेक्ट दैट द रिटर्न प्रोडक्ट कैन बी रीसोल्ड एट अ, और कहते हैं कि दोबारा उतनी पे बिक जाएंगे। ये इस लेवल पे उसने टेस्ट भी नहीं करना कि वापसी पे कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट हो जिससे इन्वेंट्री की रिवर्सल कॉस्ट जो है वो चेंज हो सके। जनरल एंट्रीज पास करनी है, ये मैं बता चुका, परपेचुअल है। 3 प्रोडक्ट रिटर्न हुए तो ना कुछ अप ना कुछ डाउन, जो किया हुआ वही है, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगी। 2 हुए तो सेल्स अप कर दूंगा, ठीक है, और 1 का रिफंड कर दूंगा। और अगर 4 हुए तो सेल्स डाउन कर दूंगा। सिखा चुका। कोई नई बात है तो पूछ लो। नहीं, एग्जाम्पल कौन सी है? IFRS की 22 और ICAP की बुक में 10 और मेरी बुक में 10। रेफरेंस इसलिए देता हूं ताकि आपको पता हो कि स्टैंडर्ड में से छोड़ के कुछ नहीं जा रहे। मुझे दोबारा स्टैंडर्ड्स पे नहीं जाना। मुझे पता है ओपन बुक पेपर नहीं है, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी ऐसी लाइन जो स्टैंडर्ड से वो पूछ सकता है, मुझे आपको बतानी पड़ेगी। वही वो दे दिए ने, भेज दिए, सोल्यूशन हम तैयार कर चुके हैं, इस जैसा कोई इशू नहीं है। अब आए जी, कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टीमेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। समटाइम क्या होता है बेटा, हेस्ट मेक्स वेस्ट, और बिजनेस में ना रिवर्सल का चांस बड़ा कम होता है। क्यों? एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टिंग जो है टोटली हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं एस्टीमेट भी लगाने पड़ते हैं। और इस एस्टीमेट की आगे जाके चेंज जो है ये मसले क्रिएट करती है। IAS 8 याद रखें, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव। इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया, बाद में रिवर्स कर रहे हैं तो गेन पे नहीं जा सकते हो, उसके फिर अलग रूल है कि कितना रिवर्स कर सकते हो। ये इस कॉन्टेक्स्ट में रखना। कॉन्स्ट्रेनिंग मीन कॉन्स्ट्रेंड लग जाना, परेशानी आ जाना, लिमिटिंग फैक्टर लग जाना, रुक जाना, रिस्ट्रिक्ट हो जाना। एस्टीमेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, यानी जिस चीज ने आके जाके चेंज होने का उसका चांस है, उसका एस्टीमेट करने में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो अपने आप को मसाइल से बचाने के लिए अगर हो सके तो एस्टीमेशन को ही डिले कर दो। क्या कहा? हो सके तो एस्टीमेशन को ही डिले कर दो। कैसे? कहीं सिखाया था? कहीं सिखाया था? ब्रेवो वाले क्वेश्चन में हम रिटर्न को एस्टीमेट नहीं कर पा रहे थे, मैंने आपको कहा सेल ही बुक ना करो। जब वो हकीकत में रिटर्न कर देगा उस वक्त सेल बुक कर देंगे। अभी हम बुक कर दें, पास एक्सपीरियंस कोई एस्टीमेशन का है नहीं, आगे जाके एस्टीमेशन को रिवाइज करना पड़ेगा, सारी जो एडजस्टमेंट है उनको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब वहां में क्या हो गया था? रिस्ट्रिक्ट हो गया था। किसकी वजह से? एस्टीमेशन ना होने की वजह से। क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। क्या नहीं था? पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था।
पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। कैसे? अगर कभी जिंदगी में मैं ऑडिट पढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या नहीं होगा मेरे पास? पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा। बिल्कुल पीक पे टाइम है, बच्चे टू द नेक पहुंचे हुए हैं, मैंने कहा मैं कॉस्ट का क्रैश दूंगा तुम्हें। क्यों इतना बड़ा हाई रिस्क लेने में कामयाब हो गया? पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मैं कॉस्ट को कैसे घुमा सकता हूँ। आप मुझे कहें ऑडिट के अंसारी तुझे 10 लाख देते हैं, 40 घंटे रिकॉर्ड कर दे, मैं कहूँगा ये ले 20 लाख यार, आइंदा ये बात ना करें। क्यों? क्यों? इसे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कहीं रुक गया, मैं कहाँ से कैमरे के सामने बचता फिरूंगा? कॉस्ट का तो मुझे पता है कि अल्लाह के फजल से कभी नहीं रुकूंगा इंशाल्लाह। कहीं रुकांगा तो मैं घुमा लूंगा चीज़ों को। ऑडिट में मैं तुमसे पूछता हूँ की लिखे हो, की लिखे, फंस जाऊंगा। यही चीज़ होती है कि हर चीज़ की एस्टिमेशन ना करें जब तक आपकी उस पर पूरी ग्रिप ना हो। ठीक है, अब पढ़ें। An entity shall include in the transaction price some or all of an amount of variable consideration estimated by applying the expected value or most likely method only to the extent, this is the key, क्या कह रहा है? Only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized, कहते हैं ऐसी भोंगी ना मारी के एस्टिमेशन करके दे दे। वहां पर एस्टिमेशन करी जहां तुझे पता हो क्या सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगी, सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगी। गुड दानिश, मिनिमल रिवर्सल होगी, और मिनिमल रिवर्सल जो है वो अफेक्ट नहीं करती। R2 में इसलिए ज्यादातर ने कॉस्ट पढ़ ली होगी, याद करो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के माइनस ही चेंज आएगी, प्रॉफिट को चेंज कर देंगे, यूजर को मसला नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आओ प्रायर पीरियड टैक्स, डेफर टैक्स में मिनिमल, क्या मिनिमल, क्योंकि प्रोविजन एक एस्टीमेट होती है, हमारे अगेंस्ट ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकता है, अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन। भाई तैयार हो? और प्रोविजन मीन एस्टिमेशन, प्रोविजन मीन will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved। वो फ्यूचर इवेंट की जो अकरेंस है वो जब सामने आएगी तो आपकी एडजस्टमेंट जो है वो मिनिमल होनी चाहिए, वो सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए। चलें जी, पढ़ें ध्यान से, टेक योर टाइम। पहली सेल कब हुई जी? 31/3/8। दूसरी कब हुई? ओ जा बीबी 1 मई 2008। क्योंकि एंटिटीज कस्टमर ने परचेज की है तो बिजनेस ने तो सेल ही की है, बिजनेस ने तो सेल ही की है। आओ पढ़ें। स्टैंडर्ड की कौन सी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है? 24, आई कैप की बुक में 11। An entity enters into a contract with a customer on 1 January 8 to sell product A for ₹100 per unit. If the customer purchases more than 1,000 units of product A in a calendar year, the contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to 90 per unit. कहते हैं अगर उसने कैलेंडर ईयर में 1000 यूनिट्स मुझसे खरीद लिए तो मेरा वादा है मैं प्राइस क्या चार्ज करूंगा? 90।
फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 31 मार्च आर्ट एंटिटी सेल्स 75 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू द कस्टमर। कब सेल की? 31/3/8 को, ठीक है। The entity estimate that the customer's purchases will not exceed the 1000 unit threshold required for the volume discount in the, ये बल्क डिस्काउंट है कॉस्ट अकाउंटिंग की, EOQ, ठीक है भाई। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट बराबर हो गई, लेकिन अगर ऑर्डर साइज चेंज हो गया तो फिर बल्क डिस्काउंट मिलेगी अगर आप हाई क्वांटिटी बाय करेंगे, और फिर जो सेविंग होती है उसकी बेस पर हम डिसीजन ले रहे होते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, ये बल्क डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, इसी को कॉस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वहां किसके हिसाब से सोच रहे होते हैं? बायर के हिसाब से। आगे आ जाओ। इन मई 8 कब? मई 8 एंटिटी के कस्टमर की परचेजेस हुई एडिशनल 500। पहले कितनी थी? अब कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? क्यूमुलेटिव 575। इन द लाइट ऑफ द न्यू फैक्ट, हकीकत खुली, ओए 500 दे दिया, 575 हो गए, लगता है अभी तो 8 महीने बाकी हैं, 1000 क्रॉस शायद कर ही रहे। क्या कहता है? द एंटिटी एस्टिमेट दैट द कस्टमर परचेजेस विल एक्सीड द 1000 यूनिट थ्रेशोल्ड। द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर विल बी रिसीव्ड ऑन 31/12/8 फॉर ऑल यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब बताएं 31/3/8 तक गालिब गुमान क्या है? मोस्ट लाइक। गालिब गुमान का मतलब मोस्ट लाइकली। क्या गुमान है? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो 75 को किस पे बुक करो? 100 पे कर दो बुक, कर दो बुक। एंट्री पास करो, करो करो एंट्री। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कब? 31/3/8 डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितनी थी? 100। कितने यूनिट्स थी? 75। सेलिंग प्राइस कितना बना? 7500। अगली सेल कब की? 1/5/8। 1/5/8। अब जरा ध्यान से, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। जी भाई, कितने पे बुक करूं? कितने पे बुक करूं? 90। कितने पे? 90 पे। किसको बुक करूं, नई को या पुरानी को भी? बोलो भाई, दोनों को। तो पुरानी को कितने पे बुक की हुई है? तो ऐड करूं लेस करूं? पहले बताएं नई कितनी बेची है? 500 इंटू माइनस इंटू 10, बोलो 4425। ऐसा करने से मैं किस बात से बच गया? अगर मैं देखूं तो मेरे पास मार्जिन नहीं है कि मैं कितने पे बुक कर सकूं? 90 पे। मुझे डर है मैं 90 पे बुक करूंगा तो आगे जाके मुझे रिवर्सल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिवर्सल करनी पड़ेगी। जब मुझे लगा कि रिवर्सल नहीं करनी पड़ेगी, जब मुझे लगा देखो मेरा एस्टीमेट हो गया कि रिवर्सल नहीं करनी पड़ेगी, मुझे 90 पे बुक करना चाहिए, तो मैंने फिर नई सेल्स कितने पे बुक की? 90 पे। और ऊपर वाली फिगर के लिए रिवर्सल मुझे करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जब मैं यहां लिख रहा था तब क्या एस्टिमेशन थी कि थ्रेशोल्ड मीट नहीं होगा, मैंने उसके हिसाब से किया, और इसलिए मुझे रिवर्सल सिर्फ कितने की करनी पड़ी? 10 रुपए की। कितने की करनी पड़ी? 10 की। तो लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट। इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शन डेट पर जो हमारा व्यू हो, ट्रांजैक्शन डेट पर जो हमारा बोले व्यू हो, उसके हिसाब से चलेंगे।
आगे चल के रिवर्सल करनी पड़ी, आगे चलकर रिवर्सल करनी पड़ी, क्या कहा, आगे चलकर रिवर्सल करनी पड़ी तो कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ने रिवर्सल के लिए मना नहीं किया। क्या कहा, स्टैंडर्ड ने रिवर्सल के लिए मना नहीं किया, मिनिमल रिवर्सल को एनकरेज किया है। क्या कहा, मिनिमल रिवर्सल को एनकरेज किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट है जैसे पीपीई में था। सुनो क्या था, ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। क्या स्टैंडर्ड कहता है कि ये करो? नहीं, स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत है। अगर कोई ट्रांसफर नहीं करता R2 के लेवल पे तो स्टैंडर्ड ये नहीं कहेगा तुमने गलत ट्रीटमेंट की। हाँ, नॉर्म ये चली आ रही है कि जैसे जैसे डेप्रिशिएट करेंगे वैसे वैसे ट्रांसफर करेंगे। याद रहेगी बात। अब ये छोटी छोटी बातें कहाँ आएंगी, जहन के अंदर रखना। एक बड़े पास पेपर में, एक बड़े पास पेपर में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, इसलिए ध्यान से सुनते रहें। ये सिखा चुका हूं, सेटलमेंट डिस्काउंट याद है, अंसारी लिमिटेड, मरगूब लिमिटेड, ज़हरा, मारिया, ये सारा एरिया मैं आपको करवा चुका हूँ। विदाउट एक्सपेक्टेशन भी करवा चुका हूँ और विद एक्सपेक्टेशन भी। ये मारिया वाला क्वेश्चन कर दें, 1 मिनट लगाएं। दोबारा आ गया, जल्दी करें जल्दी। अहमद, क्वेश्चन सॉल्व करने से पढ़ना नहीं है बार बार। अहमद को भी तंग करने का इंट्रो से मजा आता है। जब ये बैच 28 में हुआ करता था और पहले दिन आए ना, तो पहले दिन ही इसने सीधी सीधी हम पे लगानी शुरू कर दी, सीधी सीधी। अच्छा, मैंने बाहर निकल के अहमद को कहा, मैंने कहा अपने अहमद को, टीचर असिस्टेंट को, मैंने कहा इस बच्चे को बस संभाली, बाकी ये बैच बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उस वक्त ना आप परेशान थे, आपके टीचर ने कोर्स कम करवाया हुआ था, आप अपीयर होना चाहते थे, बच्चियाँ बैठी हुई, बच्चियाँ भी हैं उस बैच की। तो हमें कहता सर वो बच्चा तंग करेगा। मैंने कहा याद रखें, जो तंग करेगा ना वही सबसे ज़्यादा लॉयल होगा। तो देखो R2 तक बैठा हुआ। शुरू में ये अहमद पढ़ा रहा होता था, क्लास से निकल जाता था, मोबाइल पे खेलता रहता था, तंग नहीं करता था। मैं कहता तंग नहीं करता, लेकिन खुद नहीं इन्वॉल्व होता। मैंने कहा हो जाएगा, बस तू उस पर नज़र रख। तो अब तूने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व भी करना है। बस मारिया ज़हरा ना पढ़ता नहीं बार बार। जल्दी कर, जल्दी से करते हैं, 2 मिनट लगाओ बेटा। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, 2 मिनट हैं बस। सिखा चुका हूं, जरा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और बच्चों, मारिया ने सेल की है और इस चैप्टर में हम मारिया को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सेलर है और बायर की हमने बात नहीं करनी। कब सेल की है? 8 अगस्त को। और उसने सारा को कहा है कि 10 दिन में पैसे दे दोगी तो ठीक है, अगर नहीं दोगी तो अभी ठीक है, दे दोगी तो 400 छोड़ दूंगी, नहीं दोगी तो पूरा 10,000 लूँगी। अब पता नहीं कौन शेख है कौन शेखनी है। चलते हैं, मारिया कब सेल रिकॉर्ड करेगी? 8/8 Y1। पहले डिसाइड कर लो Y1 है X1 है Z1। ठीक है भाई। अब यहां इसने सेल्स रिकॉर्ड करनी है। मारिया के दिमाग के कितने हिस्से कर देंगे? 2 टोटे कर देंगे इसके दिमाग के।
एक टोटे दिमाग में ये सोच रही होगी कि ज़ारा बटनी है और पैसे जल्दी दे देगी, दूसरे में क्या सोचेगी, ज़ारा शेखनी है, पैसे लेट करेगी। तो अगर कोई बट या शेख बच्चा बच्ची टॉपिक्स देख रहे हैं तो उन्होंने नाराज़ नहीं होना, अंसारी तुम हमें लेकर आ रहे हो स्क्रीन पर। बेटा जो स्क्रीन पे आता है वो बड़ा आदमी होता है, ठीक है, जो स्क्रीन पे आता है वो बड़ा आदमी होता है। हाँ जी, बटनी, इधर शेखनी, इंसान बनो। अब बटनी अगर मैं अज्यूम कर रही है मारिया ज़हरा को, तो इसका मतलब ज़हरा पैसे दे देगी कितने दिनों में, ज़हरा 10 दिन में पैसे दे देगी। गी नहीं, गी अच्छा वर्ड नहीं है, गी नहीं, क्या गी, ये रिस्पेक्ट है बटनी बाची के लिए। इधर आओ, ज़हरा 10 दिन में पैसे नहीं देंगी, देंगी और नहीं दे, नहीं, रिस्पेक्ट तो जब भी है ना, फीमेल की रिस्पेक्ट है बेटा। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट कम करवाना चाह रही हैं तो मैं घी कर देता हूँ। अब बताओ घी करूँ, घी करूँ, घी, चलो ठीक है। बोला जी 10 दिन में पैसे दे देंगी, कितने पे बुक करें, डाटा डेबिट कितने पे, 9600 पे। याद है एक एंड होता है और एक बट होता है, एंड का मतलब और बट का मतलब, हाँ बस आ जाओ जी, इधर एंड कर देता हूं, इधर बट कर देता हूं, डबल टी से, सिंगल टी से नहीं लगाऊंगा, बट का मजा ही खत्म हो जाता है सिंगल टी के साथ। तो 10 दिन में पैसे दे दिए, कैश डेबिट डाटा क्रेडिट कितने से, 9600 से। अब कौन आ गया, बट आ गया, बट आ गया तो कैश डेबिट डाटा क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। पहले पुराने वाले पैसे 9600 ले लेगी, फिर 400 और आएंगे, उसे सेल्स समझ लेगी। ओके हो गया। यहाँ शेखनी समझा जा रहा है ज़हरा बाजी को। फिर 2 कहानियाँ होंगी, एक एंड का होगा और एक बट होगा। बट पे जोर दिया करें, शद होती है इस पे, जज़म नहीं होता। बोलो बट, क्या बट, हल्का सा गुन्ना, ठीक है, नूरानी कायदा में वर्ड है भाई, नून गुन्ना, ठीक है। कारी साहब के अल्फाज याद रखने चाहिए ना, क्योंकि कुरान ही तो हमारे लिए हदायत की जगह। वो अलहदा बात है, यहाँ शद और जज़म को हम अपने टॉपिक में यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, एंड और ये बट। एंड का मतलब पैसे नहीं आए, तो इस वक्त इसने यहाँ क्या एंट्री पास की थी, डाटा डेबिट कितने से, 10,000 से, और 10,000 ही आए, यानी 31 को आए, तो कैश डेबिट डाटा डाउन कितने से, 10,000 से। देखा, फिर कौन आ गया, बाटा आ गया। चलो आओ, कैश डेबिट डाटा क्रेडिट कितने से, 9,600 से। ओके हो गया। फिर बाटा है भाई, बाटा है, हाँ हाँ सही किया, 1 मिनट सबर तो कर भी तेरी मेहरबानी, जल्दी पता नहीं क्यों है। बट डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर, मुझे वैसे पढ़ाने दें जैसे मैंने इंट्रो में सिखाया हुआ, ताकि ज़िंदगी में ये कह सकूं जो इंट्रो में पढ़ा था वही एमएसए के केस स्टडी में पढ़ा था। हम कहते हैं ना मार्केट में, वो ये केस स्टडी पता नहीं कहाँ से आती है, इंट्रो से आती है। क्या, अच्छा बीबी, फिर तू सही कह रही है। बट डिस्काउंट अलाउड की जगह किसे डेबिट कर सकता हूँ, लो मेरे चंदा, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे बचपन से करते आए हो। अब तो जवान हो गए हो, ठीक है। जब आए थे ना बायो से, जब बच्चे थे मुन्ने, कितने दिन हो गए, 1 साल, यानी 365 हो गए। 1825 में से 365 चले गए, ठीक है भाई। 1825 दिन देने तुमने सीए को, फिर इंशाल्लाह तुम सीए क्वालिफाई कर जाओगे, इंशाल्लाह सीएफओ बन जाओगे। कल बच्चे ने नज़म बड़ी प्यारी लिखी है, सुनाओ, माइक पे सुनाओ। उसने सीएफओ की बात की है, वो सीएफओ से मुझे याद आया।
वो जुमले सुनती है ना मेरे, तो उसी पे उसने नज़म बना दी। मैं इसलिए कहता हूँ यार माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है बच्चों में। अच्छा ये टाइम जो है ना बच्चों के पास इधर ही होता है पीआरसी में, उसके बाद तो यार आईफोन को यूज़ करना भी मुश्किल काम ही है। ये कैसे होगा? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, क्या करूँ ना, मुझे भी चलाना आता है। चल ही नहीं रहा। आ रही है, आ रही है। गोली मारो, इतनी टेंशन किस चीज़ की लेनी। ऐसे ना सुना दे, तरन्नुम के साथ सुनाया जाता है, ऐसे ही सुना दे। मैं क्या अब तो मैं सिंगल लगता हूँ? चलो आगे इंसान बनो। अब आओ बेटा, मैं पढ़ा लूँ, ग्रुप में सेंड कर दे, ये पढ़ा लूँ मैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट मैं सिखा चुका हूँ, डिले करना भी सिखा चुका हूँ, अर्ली लेना भी, इंटरेस्ट इनकम भी सिखा चुका हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी सिखा चुका हूँ अल्लाह के फजल से। चलो फिर तुम सॉल्व करके दो ना, जल्दी से सॉल्व करके दो। भाई जल्दी करें। पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बनानी है। बोलो भाई, डिले है अर्ली है? डिले है। कितने साल बाद पैसे आएंगे? चले बनाए। कितने आएंगे 2 साल के बाद? भाई 2 साल के बाद कितने आएंगे? भाई 2 साल के बाद कितने आएंगे? 121 आएंगे। इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। कितने साल बाद आएंगे? 2 साल बाद। निकालें प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट करके देना। यही तो 2 नंबर ही है आप लोगों की। फिर पेपर के वक्त कहेंगे यार इनको दिया काम नहीं कर रही हैं। जल्दी करो। कर लिया? क्या एंट्री पास करूं? नहीं करनी, माशाल्लाह यही सीखा। कैश डेबिट, माशाल्लाह 2 साल बाद पैसे आने, कैश डेबिट। क्या यार, फिर कहते हैं अंसारी पागल है। यार कहाँ चला जाऊं? ये अल्लाह तुम्हें दिखाता है, तुम समझते थे ना इजी है, ये क्या करवा रहा है? अल्लाह ने कहा ये करवा रहा है। डेटर डेबिट, सेल्स और रिफंड कहां से आ गया? क्या भाई साहब, गौर से सुन लें, इंग्लिश पढ़ लिया करें। और मेरी इंग्लिश आपसे ज़्यादा गुलाबी है। क्या कहता है? एंटनी ने सेल किया 121 3 अक्टूबर को, और पेबल है 24 महीनों के बाद, आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 90 डेज। कहीं रिटर्न हुई? एक मिनट, मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ के आता हूँ, अल्लाह का शुक्र। मेरे उस्ताद ने कहा था 100 साल भी गुजर जाएं, अपना टॉपिक पढ़ के जाएं, चाहे 2 मिनट लगाए। जब बिल्कुल टाइम नहीं होता, मिसेज को कहता हूँ तुम ड्राइविंग करो और मैं अपना लेक्चर तैयार कर लेता हूँ, अगर कहीं जा भी रहा हूँ तो। इसलिए ना समझा करें, पढ़ के नहीं आया। क्या कहता है? उसे एक्सपीरियंस नहीं है कि रिटर्न होगी या नहीं, और उन्होंने तय किया। क्या तय किया? कि जब लैप्स कर जाएगा, मैं ज़बानी बता देता हूँ ना आपको, जब लैप्स कर जाएगा रिटर्न का पीरियड 90 डेज का, फिर हम क्या करेंगे? सेल बुक करेंगे। ओके, कहीं रिटर्न हुई? नहीं हुई, इसका मतलब सेल बुक हो गई। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट किस वैल्यू पे करूं? हाँ मान ले। चला तो तेरे साथ पढ़ता हूं, तो मेरी नहीं सुन रहा तो मैं तेरी सुन लेता हूं।
एन एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 121 ऑन 3 अक्टूबर सार डेट इज पेएबल 24 months आफ्टर लैप्स ऑफ, चाय पी ले यार, मेरी चाय के दुश्मन है, ऑफ 90 days। जब रिटर्न पीरियड गुजर जाएगा, जब रिटर्न पीरियड गुजर जाएगा उसके 24 महीनों के बाद। अब बताएं आपने बेचा कब, कितने महीने बाद सेल रिकॉर्ड हो जाएगी? 3 महीने बाद कर दो, 3 महीने आगे कर दो ना, मुझे नहीं चाहिए, 3 महीने आगे कर दो भाई, 3 महीने आगे कर दे बीबी। यकम जनवरी कहां से आ गया? 3 जनवरी, 3 जनवरी 2008, 3 जनवरी 2000, तू वजन कम कर बेटा, 3 जनवरी 2008। अब सुनो, अब सुनो, जब उसने बेच दिया, जब उसने बेच दिया किसे? कंसाइनी को, ठीक है, कंसाइनी को बेच दिया, कहीं लिखा हुआ कि कितना रिटर्न कर सकता है? सारा रिटर्न कर सकता है, कर सकता है भाई, कर सकता है। अब रिटर्न नहीं हुआ, अब रिटर्न नहीं हुआ। अब 2 अंदाज हैं, स्ट्रेट अवे 3 जनवरी को क्या बुक कर लो? सेल्स बुक कर लो 3 जनवरी 2008 को। आप कहते हो नहीं अंसारी, गहराई में जाना है, बोलो गहराई में जाना है। जब गहराई में जाना है तो कहीं लिखा कि पैसे आ गए, पढ़े, द प्रोडक्ट इज न्यू एंड द एंटिटी हैज नो रेलिवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट और अदर अवेलेबल मार्केट एविडेंस, therefore the entity conclude that the risk and reward and control will transfer to the on expiry of। अब मुझे बताओ कैश आया? नहीं आया, तो कौन कह रहा था कैश डेबिट रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट? कौन कह रहा था? बताओ, ढूंढो से, ये एंट्री नहीं पास हो सकती, कैश आया ही नहीं है। अब एंट्री क्या पास करनी थी? राइट टू प्रोडक्ट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कर दी। आप कहते हो अंसारी साहब ये एंट्री पास कर दी, कि कब की? 3/10/7, 3 महीने गुजर गए, 3/1/8 की एंट्री। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट, अच्छा, राइट टू यूज क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो डेबिट हो जाएगी 80 पे, और 3 महीने की टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं की करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जिस दिन ओके होगा उससे 24 महीने काउंट करने थे। अब 3 जनवरी को खड़े होकर सेल्स की एंट्री बोलो, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट किस वैल्यू पर? 100 पर, ओके। अब 1 साल का इसमें क्या डालूंगा? इंटरेस्ट, एंट्री बोलो, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, 3 दिन माफ कर दूंगा, 3 दिन, 31/12/8 को इंटरेस्ट इनकम की एंट्री डाल दूंगा, डाल दी। फिर 1 साल के बाद दोबारा इंटरेस्ट इनकम, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम। अब क्या आ गया? 3 जनवरी 2008, 9, 10, क्या आ गया? 9 है, 8, 8 से 9, 9 से 10 ही आया बीबी, क्या हो गया? ये देखो सेल की एंट्री यहां नहीं पास हो रही, 3/1/8 को हो रही है। 1 साल कब होगा? 3/1/9, 2 साल कब होंगे? 3/1/10। अब एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट डेटर। दानिश भाई एग्री? अब ये पूरा समुंदर है, थोड़ा थोड़ा इसलिए पिला रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें से पास करवाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पिला रहा हूं। तुम इसे इजी ले रहे हो, यार ये कोई चीज़ है? जब इसमें से क्वेश्चन आता यही चीज़ है, फिर यही चीज़ है, इसलिए पहले से इसको तैयार करो। कल मैं शुक्र अदा कर रहा था, घर में बच्चों को कहता चलो और शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र है सेशन जो है वो इलेक्शन से पहले कंक्लूड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं 1 हफ्ता 10 दिन हमने चीज़ों को मिक्स किया होता, कोई फोक के दिन में हम कह रहे थे कि अभी क्लासेस ऑफ कर दें, तो यकीन करो एंड में जाके सारी खिचड़ी पक जानी थी। इसलिए हमेशा काम पूरा करके टाइम बच जाए वो इंजॉय कर लो, पहले इंजॉय ना करो। ऐसे ही नहीं, वो कछुए और खरगोश की कहानी है, वो नसीहत है, हम उसे बच्चों को चुप करवाने के लिए यूज़ करते हैं। नहीं मेरे बच्चों, वो नसीहत है मेरे और आपके लिए।
चलते रहो चलते रहो, रेंगते रहो रेंगते रहो, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह मंजिल मिलेगी। ना ज्यादा जल्दी चलो कि एंड में भूल जाओ, ना हल्का चलो कि एंड में बस पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, मेरी आनियाँ तो मेरी आ। वो मैं अक्सर कहता हूँ ना, पहले मंथ में स्टूडेंट को भी पता होता है, टीचर को भी पता होता है क्या चल रहा है। दूसरे मंथ में नहीं, पहले मंथ में टीचर को पता होता है क्या चल रहा है, स्टूडेंट को नहीं पता होता क्या चल रहा है। दूसरे महीने में टीचर को पता चल रहा होता है क्या चल रहा है, स्टूडेंट को कुछ पता चलता है। तीसरे महीने में टीचर को पता चलता है, स्टूडेंट को भी पता चलता है। चौथे महीने में टीचर को भी नहीं पता चलता, स्टूडेंट को भी नहीं पता चलता। क्यों? आनिया तो ये जानिया। तो ये आनिया जानिया में ना करो। इसलिए नसीहत देता हूं, जिस दिन कैफ कंप्लीट हो उसी दिन किताबें खोल के C5 का पहला चैप्टर पढ़ना। फिर अपने आप को ऑडिटर नहीं समझोगे, क्या समझोगे? स्टूडेंट समझोगे। तुम ऑडिटर नहीं हो, वो तुम्हारा एक इनएविटेबल रिक्वायरमेंट है जो तुमने पूरी करनी है। बच्चे आर्टिकल्स में ऐसा खपते हैं, अटेम्प्ट छोड़ते रहते हैं, बाद में सारी जिंदगी के लिए CA इंटर रह जाते हैं। मैं नहीं छोड़ा करता था, मैंने इसलिए तुम्हें कहा ऑडिट मेरा ग्रिप में कभी दिल ही नहीं लगा। ऑडिट में बस फाइल बनाता था इतना कि यार मैनेजर खुश हो जाए और वो मुझे बाहर ना निकले। वो कहता था तेरा दिल इधर नहीं लगता, मेरा दिल लगता था फिजिबिलिटी में, MFA में। जो हमारे प्रिंसिपल थे ना, जब वो कंसल्टेंसी देते थे ना, जब मैं उनके साथ होता था, क्योंकि वहाँ पे पैसा। सर नहीं कभी ऑडिट में इन्वॉल्व हुए, डेलाइट से मेरे आर्टिकल्स थे, सर जब भी इन्वॉल्व होते थे कंसल्टेंसी में होते थे। और 5 बजे के बाद सिगार, अंग्रेज आदमी थे, सिगार ले लेते थे। आजा भाई अंसारी मैं थे और एक मेरे सीनियर फैसल साहब थे, हम कंसल्टेंसी में सर के साथ होते थे। फिर सर बताते थे ये देखो ये डूब रहा है और हमें इतने पैसे आ रहे हैं। हमें नहीं देते थे, हमें तो स्टाइपेंड ही देते थे, लेकिन सर बताते थे कि बिजनेस जो है वो ऑडिट से कम कमाता है बेटा, कंसल्टेंसी से ज़्यादा कमाता है। कल मैं बच्चों को बता रहा था, ये जो FR1 FR2 है ना, ये मुंशियों का काम है, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जहां तुम क्रिएटिव होना चाहते हो, मैं क्या कहता हूँ, स्टैंडर्ड ये कहता है चुप। अब देखो ना इसे कैसे चुप कराता हूं मैं, स्टैंडर्ड कहता है चुप। हाँ, कॉस MFA में दिमाग खुल के सामने आता है, क्योंकि क्या है, पैसा पैसा। और खेल किस चीज का है? पैसे का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।